महतो को बताया अयोग्य उम्मीदवार। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सोहराब अली, जो ढुल्लू महतो को अपना चेला बोलते हैं, उनकी कड़ी निंदा करते हुए भाजपा पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। न्यूज इंडिया 24 के संवाददाता पंकज सिन्हा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन की धनबाद से जीत तय है। अब प्रश्न यह है कि यदि ढुल्लू महतो जनाब सोहराब अली के चेले हैं तो उनको ये कैसी तालीम हुजूर ने दिया कि वे खुद कह रहे हैं कि ढुल्लू पर हाफ सेंचुरी से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। झरिया से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झरिया में कृषि बाजार में बैठे हुए हैं और हमारी मुलाकात यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सोहराब अली जी हमारे साथ हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। हम इनसे जानेंगे कि भाई क्या गतिविधियां हैं इनकी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं ये भविष्य में। देखिए, धनबाद की जनता हमेशा शांति प्रिय नेता को ही चुनने का काम किया है। अभी तक का इतिहास यही रहा है जी। और जो माहौल है धनबाद का, वह शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। बिजनेसमैन है यहाँ लोग, शहरी क्षेत्र है, यहाँ के लोग मतलब किसी भी विवादास्पद पे नहीं जाना चाहते। और जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दिया है उसका आपराधिक इतिहास बहुत खराब रहा। हाफ सेंचुरी का केस उसके ऊपर लंबित है और वह व्यक्तिगत रूप से न तो राजनीति के लिए फिट है न तो सामाजिक स्तर से फिट है। इसलिए उसको तो समाज ने नकार दिया है। वह जबरन जो है अब कैसे आ गया, बीजेपी को बताना है कि वह कैसे आ गया। लेकिन यहाँ की जनता शांति प्रिय रही है और अनुपमा सिंह को ही जो है अपना प्रत्याशी के रूप में वह देख रही है। चूँकि अनुपमा सिंह का राजनीतिक परिवेश शुरू से ही शांति प्रिय रहा है और हमारा जो मानना है वह विधायक जो बाघमारा के हैं, आप उनका इतिहास देख लीजिए। आम जनता जो धनबाद जिला की जो जनता है, धनबाद नहीं पूरे झारखंड की जनता उसके आपराधिक इतिहास को जानती है। विधायक ढुल्लू जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। उनका आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन सोहराब जी, कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष से चलती है या पार्टी की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, वो उन नीतियों पे, उन मुद्दों पे काम करती है। इस बारे में क्या बोलेंगे? जी, बात तो सही है। मुद्दा तो सभी पार्टियों का अपना अपना मुद्दा होता है, अपना नीति और सिद्धांत होता है, उसी नीति और सिद्धांत पर चलते हैं। अगर व्यक्तिगत चरित्र को देखा जाए तो वैसे तो और भी बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको कि दूध का धुला हुआ नहीं कहा जा सकता है, और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। तो ठीक है, आपने कहा कि भाई ढुल्लू महतो जी का व्यक्तिगत छवि सही नहीं है। हाफ सेंचुरी से अधिक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने कुछ मामलों में सजे भी काटे हैं। तो ये तो उनका निजी मामला हो गया, पर्सनल मामला हो गया। अब ये बताइए कि भाजपा की जो नीति है, भाजपा जिन नीतियों पे कार्य करती है, भाई ढुल्लू महतो के ऊपर चाहे कितने भी आपराधिक मामले क्यों ना हो, उनको तो उन्हीं नीतियों पे चलना होगा ना। देखिए, ऐसा है जी कि भाजपा ने जो अब तक कहा है वह पूरा ही नहीं किया है। भाजपा ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 15-15 लाख रुपया देंगे सभी आम व्यक्तियों को। उसी के तहत बैंक में खाता भी खुलवाया गया। लेकिन वही अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने तुरंत बोला कि यह तो राजनीतिक जुमला था, चुनाव का एक जुमला था। ये जुमला क्या है? देखिए, बात ऐसा है कि 15-15 लाख रुपए देने की जो बात है, वो देने के लिए डिक्लेयर नहीं कहा गया था। वो कहा गया था, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने किसी सभा में ये घोषणा की थी कि विदेशों में इतने सारे काले धन पड़े हुए हैं कि अगर वो भारत में आ जाएं तो 15-15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ना तो वो काला धन आया, जब वो काला धन नहीं आया तो फिर 15 लाख देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, विपक्ष वालों ने इसको जुमला बना दिया, इसको मुद्दा बना दिया और लोगों को गुमराह किया। खैर, और कोई मुद्दा बताइए। देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ही कहा जी कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सत्तासीन होते हैं, भाजपा सरकार में आती है
तो मैं प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ का रोजगार दूंगा लोगों को। जी। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। तो जितना लोग भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, जी। वो तो कहते हैं यहाँ तक उनका चले, बस चले, तो वो कहते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, 2014 के बाद ही सारी बातें हुई। जी। तो वो बता देना कि क्या क्या किए। 70 साल का इतिहास वो बताते हैं। 70 साल में जो परिवेश बदला है, क्या जब देश आज़ाद हुआ तो क्या वह जिस समय आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय जो परिवेश था, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय का जो परिवेश था, क्या आपने उस परिवेश के अनुसार बढ़िया से बढ़िया काम नहीं किए? यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाया, बैंक का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस सरकार ने किया, कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस सरकार ने किया। इनके आने के बाद तो सारा प्राइवेटेशन के दौर में जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि पीएसयू, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कोल इंडिया हो गया, बीएसएल हो गया, सेल हो गया, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसका कानूनी प्रावधान ये है, संवैधानिक प्रावधान है कि उसको प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है। सामाजिक का स्तर गिरे नहीं, सामाजिक स्तर बिगड़े नहीं, इसलिए पब्लिक यूनिट सेक्टर बनाया गया। अगर आज कोल इंडिया को बंद, कोल इंडिया छोड़ दीजिए, आज बीसीसीएल, कोल इंडिया की एक अनुषंगी इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल है, जिस पर पूरा धनबाद जो है व्यवस्थित है। अगर बीसीसीएल को बंद कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो यह धनबाद का आर्थिक स्थिति जो है चरमरा जाएगा, लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएगा। तो पीएसयू की स्थापना इस मकसद से की गई कि सामाजिक स्तर बिगड़े नहीं। ये सिर्फ प्राइवेट के दौर में जा रहा है। आप प्राइवेट का जो है, आप वैकेंसी का जो कॉलम खोलिए तो 0 है। सरकारी में जो है आप जाइएगा, सरकारी जो संस्थान है, जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसमें वैकेंसी का कॉलम है। अब यह बताइए, कृषि बिल जो लाए, कृषि बिल में जो किसानों ने जो आंदोलन किया, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, जबकि किसान आंदोलन चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के जो आवास है, जो कार्यालय है, उससे मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, वो मिलने नहीं गए। मणिपुर का इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक प्रेस में बयान तक नहीं दिए। प्रधानमंत्री अपनी मन की बातें तो करते हैं, लेकिन जनता के, लोगों के मन की बातें नहीं सुनते। तो कथनी और करनी में बीजेपी का ये अंतर है, और जनता जान चुकी है। इस बार जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, वह सिर्फ आईवास है, लोगों को भटकाने के लिए है, कि वो खुद समझ गए हैं कि इस बार हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोगों को बता रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि लोग फिर भटक जाए और उनको जो है चुनाव में फिर लाए। इस भ्रम में जनता नहीं पड़ने वाली है। चलिए, ये तो हो गई मतलब कि मुद्दे की बात। आपने कहा कि भाई महंगाई की और ये बेरोजगारी और प्राइवेटेशन, यानी निजीकरण की तरफ भाजपा और उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। चलिए, आपके हिसाब से क्या 10 वर्षों में भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया? देखिए, जो पहला काम उन्होंने किया जीएसटी, जी, क्या जीएसटी 18% 5% से लेकर 28% तक जीएसटी का लोड जो हमारे जनता पर लोड पड़ा, आम जनता पर, क्या इसकी भरपाई मोदी जी करेंगे? शिक्षा में किसी भी देश का एजुकेशन विभाग को देख लीजिए, क्या एजुकेशन पर जीएसटी लगता है? भारत में आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस क्या है? शिक्षा है, और शिक्षा पर ही जीएसटी लगा दी। तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। जिस देश में शिक्षा पर टैक्स लग जाए, जीएसटी लग जाए, वहाँ का आम जनता, आप डीपीएस धनबाद में हम लोग रहते हैं, डीपीएस में जाएं तो क्या एक आम आदमी अपने बच्चे का पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। आप यहीं चले जाइए दिल्ली में, जो देश की राजधानी दिल्ली स्टेट है, वहाँ अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। आप वहाँ के अगल बगल के जो राज्य के निवासी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, बिहार हो, सारे लोग जा करके 5 रुपये का टिकट कटा करके, रसीद कटा करके अपना अच्छा से अच्छा इलाज कराते हैं। वहाँ एजुकेशन व्यवस्था सुदृढ़ हो गया। तो अगर सरकार, अब देखिए बीएसएल की बात हम करें, जो बीएसएल टेलीफोन है, वो 4G में अभी चल रहा है और 5G लॉन्च हो गया। सर्टिफिकेट कौन देता है? बीएसएल देता है। क्या सरकारी संस्था जिसको सर्टिफिकेट देती है, लाइसेंस देती है, अब वही 5G नहीं बना रही है? ये सरकार का कथनी और करनी में अंतर है। वो नहीं चाह रहे हैं कि सरकारी संस्था जो है रहे और यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दूर हो। तो मतलब सरकारी मतलब प्राइवेटेशन की तरफ दृढ़ निश्चय कर लिया है मोदी जी ने। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कि भाजपा ने जो कुछ कार्य तो किए ही हैं, जैसे धारा 370 हटाना, आपका राम मंदिर बनवाना, विदेशों में आज
2014 से पहले जो स्थिति थी भारत की, क्या रिस्पेक्ट था, क्या सम्मान था, आपसे छुपा हुआ नहीं। और आज सब लोग मोदी को सैल्यूट करते हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं। क्या ये सब हमारे देश के मान सम्मान बढ़ाने की बात नहीं? जहाँ तक राम मंदिर का सवाल आपने किया, जी, राम मंदिर भारत में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म के लोग, वह राम पूजनीय है, आस्था के प्रतीक है, उस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं जानना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के नाम पर वोट ले लेना और कोई काम नहीं करना, क्या यही मुद्दा है?